Hello everyone. Once again welcome to Net Biology. Today we will discuss about the functioning of neurons. इससे पहले हमने सेकंड लेक्चर में स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है न्यूरॉन का, और बेसिक सी चीज़ है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हर किसी को पता होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नर्वस सिस्टम में है वो है इम्पल्स का ट्रांसमिशन या कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस, मतलब फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन किस तरीके से काम करती हैं, इतनी सारी नर्व सेल्स हैं हमारी बॉडी में, नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स, तो ये किस तरीके से फंक्शन करती है। हम बोल रहे हैं कि जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं या आपके इंफॉर्मेशंस हैं, उनको ब्रेन तक लेके जाती है, ब्रेन से फिर वापस इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाती है। तो ये जो नर्व इम्पल्सेस हैं, ये जो इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशंस हैं, वो किस तरीके से कैरी की जाती है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको समझने के लिए इसके मैकेनिज्म में काफ़ी सारे टर्म्स आते हैं, जैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, ऐसे काफ़ी सारे टर्म्स यहाँ इंक्लूडेड होते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम केवल टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार हमको ये चीज़ समझ में आ गई, फिर मैकेनिज्म समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्म्स से। तो क्या क्या टर्म्स हैं, सबसे पहले तो नर्व इम्पल्स। ये क्या चीज़ है? नर्व इम्पल्सेस, जिनको हम इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस कह रहे हैं, नर्व इम्पल्स ही एक्शन पोटेंशियल भी कहलाती है। आगे देखेंगे एक्शन पोटेंशियल क्यों कह रहे हैं इसको। नर्व इम्पल्स, अगर हम डेफिनेशन देखें, नर्व इम्पल्स इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट generated by any stimulus which introduce a change in the resting membrane potential of axon. एक्सॉन के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसमें जो चेंज कर सके उसे क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट है। एक्सॉन के बारे में यहाँ पे क्यों बात हो रही है? क्योंकि जो डेंड्राइट वाला पोर्शन है, अभी जब हम मैकेनिज्म देखेंगे उस समय हमको पता चलेगा, जो डेंड्राइट वाला पोर्शन है वहाँ पे जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं उनका सबमिशन होता है, या आप कह सकते हो ये ऐड होके फिर एक्सॉन पे जाती हैं। तो एक्सॉन में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करने के लिए एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की ज़रूरत पड़ती है। आगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए समझ लेते हैं नर्व इम्पल्स क्या है। नर्व इम्पल्स कुछ नहीं है, सिर्फ एक इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट है। इलेक्ट्रिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, और ये जनरेट किसकी वजह से होता है? एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस फिजिकल हो सकते हैं, मैकेनिकल हो सकते हैं। स्टिमुलस क्या है ये भी देखते हैं हम आगे, जो क्या कर सके? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर सके। कुछ ऐसी चीज़ जो किसी सेल के, मतलब अगर सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब सीधे समझ लीजिए कि रेस्ट वाली कंडीशन में सेल है, सेल की रेस्ट कंडीशन को एक्शन वाली कंडीशन में चेंज कर सके। मतलब पहले रेस्ट में थी, अचानक कुछ ऐसा नर्व इम्पल्सेस जनरेट हुई, इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट हुआ, उसकी वजह से सेल रेस्टिंग से एक्शन में आ गई। ठीक है, ये सेल एक्शन में आ गई। तो इस तरीके का, और यहाँ पे हम सेल किसके बारे में बात कर रहे हैं? न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन क्या हो जाएगी? एक्शन में आ जाएगी। तो ऐसी केमिकल या इलेक्ट्रिकल इवेंट जो किसी सेल को रेस्टिंग फेज से उसके एक्शन वाले फेज में, फंक्शनिंग वाले फेज में कन्वर्ट कर दे, वो चीज़ क्या है? नर्व इम्पल्स। और यही वो चीज़ है जिसको कैरी किया जाता है, यही इन्फॉर्मेशन है, यही इंस्ट्रक्शंस है ब्रेन के। नर्व इम्पल्सेस मतलब नर्व इम्पल्सेस लैंग्वेज है हमारे नर्वस सिस्टम की, जो वो कैरी करके फिर वापस इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, सिंपल। दूसरी चीज़ स्टिमुलस की यहाँ पे बात आई थी। स्टिमुलस जो इंट्रोड्यूस करता है कोई चेंज, तो स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस इज अ चेंज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच कॉजेज रेस्पॉन्सेज। इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ टाइप के चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं। अगर कोई चेंजेस नहीं है तो किसी भी टाइप की नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होंगी। अगर स्टिमुलस है, स्टिमुलस कैन बी फिजिकल, यानी कि हीट या कोल्ड, टेम्परेचर अगर चेंज हो चुका है तो उसकी वजह से भी रिस्पॉन्सेस हमारे द्वारा दिए जाते हैं। केमिकल, एसिड बेस की वजह से, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो इन सब स्टिमुलस की वजह से हमारी बॉडी में चेंज आता है। तो स्टिमुलस क्या है? जो जनरेट कर सकता है नर्व इम्पल्सेस को। और स्टिमुलस एक हाई इंटेंसिटी वाला होना चाहिए, थ्रेशोल्ड लेवल तक पार कर सके तभी जाके नर्व इम्पल्सेस जनरेट होंगी। तो स्टिमुलस इज एन चेंज इंटरनल इन्वायरमेंट में भी, हमारे बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट, वहाँ भी चेंजेस होंगे अगर फिजिकल, केमिकल, किसी भी तरीके की, इलेक्ट्रिकल। यहाँ चेंजेस होने पे या इन्वायरमेंट के बाहर टेम्परेचर में चेंज होगा, प्रेशर में चेंज होगा, तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सेज दिए जाते हैं, ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो हम उस तरीके के रिस्पॉन्सेज देते हैं, स्वेटिंग ज़्यादा होने लग जाएगी,
ज़्यादा अगर ठंडा है तो हम उस तरीके के रिस्पॉन्सेज देते हैं, अपने आप को गर्म करने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि बाहर पे जो भी चेंजेस आएंगे उसकी वजह से अगर हम रिस्पॉन्स देने में काबिल हो सकें, अगर हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, स्टिमुलस कहलाएगा। हमारे द्वारा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दिया जा रहा है इन्वायरमेंट में चेंजेस होने की वजह से, तो वो है स्टिमुलस। और नर्व इम्पल्सेस स्टिमुलस की वजह से जनरेट होती हैं, जो एक लैंग्वेज है हमारे नर्वस सिस्टम की, जिसकी वजह से आगे की प्रोसेसेस हो पाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, और हर एक सेल, हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उनके पास एक पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल मतलब सेपरेशन ऑफ चार्जेस। किसकी वजह से, यहाँ पे मेम्ब्रेन बताया गया है। तो हमारी बॉडी में सेल्स हैं, सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। एनिमल, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन होती है जिसमें प्रोटीन्स भी होते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसके बाहर और अंदर साइड अलग अलग चार्जेस हैं, मतलब बाहर को जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है और इन साइड नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटीन की वजह से। तो ये जो चार्ज में सेपरेशन है मेम्ब्रेन की वजह से, और बीच में जो बैरियर है, ये जो सेपरेशन कर रहा है चार्जेस का, वो क्या है, मेम्ब्रेन। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। किसकी वजह से, मेम्ब्रेन की वजह से, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और हर एक सेल के पास ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता ही है, चार्ज में सेपरेशन होता है। लेकिन केवल और केवल नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स इस पोटेंशियल की वजह से, मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वजह से काम कर पाती है, अपनी फंक्शनिंग कर पाती है। बाकी कोई सेल इसकी वजह से काम नहीं करती है। ठीक है, जैसे हम एपिथेलियल सेल्स की बात करें या आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, अदर टाइप की सेल्स भी बॉडी में है, नेफ्रॉन है, इसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है, क्योंकि एक्साइटेबल सेल्स केवल न्यूरॉन्स और मसल सेल्स ही हैं, और एसए नोड, एवी नोड भी हैं हार्ट के केस में। मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बिटवीन एक्सटर्नल and internal side of plasma membrane. All body cells shows a membrane potential, but only two cells works and get excited by this separation: nerve cells and muscle cells. Muscle cells, skeletal muscle cells and smooth muscle cells दोनों यहाँ पे हैं, दोनों ही एक्साइटेबल होती हैं इस पोटेंशियल में जो डिफरेंसेस हैं, मतलब चार्ज में जो सेपरेशन है उसकी वजह से। हमेशा याद रखना, सेल के बाहर यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का जो साइड का फ्लूइड कहलाता है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, और अंदर का साइड का फ्लूइड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो बाहर जो चार्ज होता है वो दोनों साइड में कंपोजिशन उतना ही होता है, लेकिन अगर हम बाहर की बात करें तो वहाँ पे सोडियम आयंस ज़्यादा हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ब्लड के केस में भी सोडियम आयंस के कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, और इनसाइड द सेल पोटेशियम आयंस ज़्यादा होते हैं। किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, पोटेशियम आयंस की, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, अंदर की साइड को। तो पोटेशियम की वजह से नेगेटिव चार्ज में हम सेपरेशन तो कह रहे हैं, लेकिन पोटेशियम आयन भी पॉजिटिव होते हैं और सोडियम आयन भी पॉजिटिव होते हैं। तो पोटेशियम की वजह से माइनस चार्ज नहीं होता है। एनायंस यहाँ पे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं, और इनसाइड द सेल प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से। बाहर भी प्रोटीन है लेकिन अंदर साइड ज़्यादा है, इसकी वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है। नेट नेगेटिव चार्ज अंदर साइड को होगा और पॉजिटिव बाहर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोडियम ज़्यादा है। सोडियम अंदर भी है लेकिन बाहर ज़्यादा है। और ये याद रखना, पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी वजह से नेट नेगेटिव चार्ज नहीं होता है सेल का, क्योंकि ये भी तो पॉजिटिव है। और अभी हम आगे देखेंगे मैकेनिज्म में कि सोडियम आयंस भी बाहर जाते हैं, ये भी प्लस चार्ज, बाहर को प्लस चार्ज बनाए रखने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम, ये एक मिसकंसेप्शन है कि पोटेशियम आयंस की वजह से काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होती है। पोटेशियम आयन की वजह से अंदर चार्ज जो है वो नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। माइनस चार्ज प्रोटीन्स की वजह से होता है इनसाइड द सेल, लेकिन पोटेशियम अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, सोडियम बाहर ज़्यादा है अंदर कम है। ठीक है, नेक्स्ट है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन सिंपल है, स्टेट ऑफ अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन बोथ साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। एवरी सेल मेम्ब्रेन हैज़ पोटेंशियल एंड इज कॉल्ड अ पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट या पोलराइजेशन क्या है, वही चीज़। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस दोनों साइड में है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर को नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड इनसाइड द सेल नेगेटिव चार्ज। प्रोटीन्स की वजह से बाहर सोडियम आयंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज है।
ये जो अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, इस स्टेट में जो सेल होती है, इस स्टेट को कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट या पोलराइजेशन इसे कहा जाता है। मतलब सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और उसके बाद जो स्टेट कहलाएगी ये पोलराइज्ड स्टेट कहलाएगी। मतलब बाहर को पॉजिटिव चार्ज है, अंदर को नेगेटिव चार्ज है, ये स्टेट कहलाएगी पोलराइज्ड स्टेट। और ये हर एक सेल के पास होती है। एवरी सेल मेम्ब्रेन हैज़ पोटेंशियल एंड इज कॉल्ड इन पोलराइज्ड स्टेट। हर एक सेल पोलराइज स्टेट में होती है। डीपोलराइजेशन केवल और केवल नर्व एंड मसल सेल्स में हो पाता है, क्योंकि ये तभी जाके एक्साइटेड होती हैं। बाकी और सारी सेल पोलराइज्ड स्टेट में रहेंगी। बाहर पॉजिटिव ही रहेगा, अंदर नेगेटिव ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है पोलराइजेशन, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वही चीज़ है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेम चीज़ है, केवल यहाँ पे एक और वर्ड जुड़ गया है, वो है रेस्टिंग। मतलब सेल जब रेस्टिंग वाली कंडीशन में हो, रेस्ट वाली कंडीशन में हो, तब जो पोटेंशियल जनरेट होगा, मतलब चार्जेस में जो सेपरेशन होगा, वो क्या कहलाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और वही है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जैसे अभी हमने कहा पोलराइज स्टेट में है, तो वैसे ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बाहर पॉजिटिव सोडियम आयंस की वजह से और अंदर नेगेटिव प्रोटीन्स की वजह से। तो ये वाली स्टेट जो कहलाती है वो पोलराइज स्टेट कहलाती है। और इस पोलराइज स्टेट में सेल रेस्ट वाली कंडीशन में होती है। मतलब कोई भी स्टिमुलस यहाँ पे नहीं है, कोई भी नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हुई है, सेल एकदम रेस्ट में है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन व्हेन द सेल इज एट रेस्टिंग कंडीशन। हम नर्व फाइबर की बात कर रहे हैं। किस सेल की बात कर रहे हैं हम, नर्व फाइबर की या न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। तो न्यूरॉन की कंडीशन में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, अगर हम इसको इलेक्ट्रोड की मदद से देखें तो हमको ये अप्रॉक्सीमेटली -70 मिलीवोल्ट दिखता है। -70 मिलीवोल्ट, माइनस क्या डिनोट कर रहा है, सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज है। और ये मेंटेन रखने के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स काम करते हैं, ताकि जो बाहर है वो पॉजिटिव ज़्यादा रहे, अंदर जो है वो नेगेटिव ज़्यादा रहे। ये पोलराइज्ड वाली स्टेट या जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, उसको -70 मिलीवोल्ट बनाए रखने के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स काम करते हैं। और अलग अलग बॉडी सेल्स में अलग अलग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होते हैं, और उनके अलग अलग थ्रेशोल्ड स्टिमुलस भी होते हैं। जैसे न्यूरॉन के केस में हम बोल रहे हैं -70 मिलीवोल्ट है, स्केलेटल मसल के केस में -90 मिलीवोल्ट, मायोकार्डियम में -90 मिलीवोल्ट, स्मूथ मसल सेल्स 40 to 60 मिलीवोल्ट एंड एसे नोट -60 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो ये अलग अलग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सबके होते हैं। इनसाइड द सेल माइनस चार्ज ज़्यादा होता है, इसकी वजह से यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये माइनस वाली में आते हैं, मतलब इनकी वैल्यू माइनस में है। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझ गए, वही चीज़ है पोलराइज्ड कंडीशन, ये आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेम चीज़ है। बाहर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव सोडियम आयंस की वजह से, और अंदर नेगेटिव। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पॉजिटिव, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड नेगेटिव, किसकी वजह से, प्रोटीन्स की वजह से। बाहर पॉजिटिव किसकी वजह से, सोडियम आयंस की ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से। ठीक है, देन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या है, अभी हमने स्टिमुलस देखा जो किसी भी तरीके का चेंज कर सके, तो ये स्टिमुलस भी, ये फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, लेकिन ये स्टिमुलस भी कब चेंज कर पाएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल में या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, जब इसकी वैल्यू इतनी हो कि ये कोई चेंज करने के काबिल हो सके, कैपेबल हो सके। अगर ये उस वैल्यू से, मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर कम है, तब जाके ये कोई चेंज नहीं कर पाएगा। अगर ये थ्रेशोल्ड लेवल के बराबर है या उससे ज़्यादा है, तो वो इम्पल्स जनरेट करने के लिए कैपेबल हो पाएगा। तो वो स्टिमुलस जो थ्रेशोल्ड कंडीशन में या किसी चेंज को करने में कैपेबल हो, वो जो स्टिमुलस होगा वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहलाएगा। दैट, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस विच इज़ एडिक्वेट एंड सफिशिएंट टू कॉज चेंजेस इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसे अभी हमने देखा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, -70 मिलीवोल्ट। एक ऐसा स्टिमुलस आया जिसकी जो वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये थ्रेशोल्ड के बराबर है। मतलब थ्रेशोल्ड यहाँ पे कितना है, -55 मिलीवोल्ट। मतलब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है,
तो इतना ज़्यादा बढ़ाने के लिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू को -70 मिलीवोल्ट से -55 मिलीवोल्ट तक लाने के लिए जो कैपेबल हो, जो स्टिमुलस इतना इसको बढ़ा सके, वही स्टिमुलस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहलाता है और यही चेंजेस कर सकता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। यही डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है, मतलब नर्व इम्पल्सेस को यही जनरेट कर सकता है। अगर इससे कम वैल्यू वाला होगा तो वो जनरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड का मतलब सिंपल है, जो क्या कर सके, इतना कैपेबल हो कि वो चेंजेस ला सके। और यहाँ पे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहा गया है। स्टिमुलस क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। तो ये स्टिमुलस इतना स्ट्रेंथफुल होना चाहिए कि वो चेंजेस ला सके, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सके, सेल को रेस्ट से एक्शन वाली कंडीशन में चेंज कर सके, कैपेबल हो इतना। ठीक है, देन है डीपोलराइजेशन। अब जैसे ही ये चेंजेस आएंगे तो यही चेंज क्या कहलाता है, डीपोलराइजेशन। जैसे हमने कहा पहले कि बाहर को पॉजिटिव था सोडियम की वजह से, अंदर को नेगेटिव था बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स। अब डीपोलराइजेशन में क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, किसकी वजह से, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से। हमने कहा कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या है, ऐसा स्टिमुलस जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को 55 मिलीवोल्ट तक बढ़ा सके, कैपेबल हो उसको इतना बढ़ाने में। अगर ये इतना बढ़ गया, स्टिमुलस इतनी स्ट्रेंथ का हो गया, तो वो डीपोलराइजेशन कर पाएगा। डीपोलराइजेशन इज अपोजिट ऑफ द रेस्टिंग स्टेट और पोलराइज स्टेट। जैसे हमने पोलराइज की कंडीशन की बात की, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। रेस्टिंग कंडीशन से ये थोड़ा अलग है, अपोजिट है। पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड अलग है। ऑल्सो नोन एज रिवर्स पोटेंशियल। रिवर्स पोटेंशियल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पोलराइज वाली कंडीशन से अलग है, अपोजिट है। चेंज इन इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच कॉज लेस नेगेटिव चार्ज इनसाइड एंड मोर नेगेटिव चार्ज आउटसाइड। मैकेनिज्म में देखेंगे कि ये किस तरीके से होता है। इतना समझ लीजिए कि जो पहले था उससे थोड़ा अलग हो जाएगा। पहले क्या था, बाहर प्लस ज़्यादा थे, अंदर नेगेटिव ज़्यादा थे। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लेस नेगेटिव चार्ज इनसाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ भी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। तो हो सकता है माइनस भी हो और पॉजिटिव भी हो, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा हो, और बाहर की तरफ नेगेटिव ज़्यादा बढ़ जाए और पॉजिटिव कम हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम कहेंगे कि बाहर जो है वो नेगेटिव ज़्यादा हो गया है और अंदर क्या है, पॉजिटिव ज़्यादा हो गया है। जो पहली वाली कंडीशन के रिवर्स था, पहले अंदर नेगेटिव था बाहर पॉजिटिव था, अब अंदर पॉजिटिव हो गया है और बाहर नेगेटिव हो गया है। तो ये कंडीशन रिवर्स है। तो ये जो रिवर्स पोटेंशियल जनरेट होता है, इसको क्या कहते हैं, इसमें जो स्टेट, ये जो स्टेट होगी सेल की, ये डीपोलराइज स्टेट होगी। जैसे पोलराइज थी वैसे डीपोलराइज्ड, रिवर्स पोटेंशियल। एंड देन एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल लार्ज चेंजेस होते हैं, मतलब हमने अभी कहा कि नर्व इम्पल्स जनरेट करनी है, एक्शन पोटेंशियल को ही दूसरे शब्दों में हम नर्व इम्पल्स कह सकते हैं। एक्शन पोटेंशियल जैसे ही जनरेट होगा मतलब सेल एक्शन में आ गई है, ये एक लार्ज चेंज है। जैसा अभी हमने कहा डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन स्मॉल चेंज भी तो हो सकता है, लेकिन अगर लार्ज चेंज है जो कैपेबल है आगे प्रोपगेट होने के लिए, तो वो कहलाता है एक्शन पोटेंशियल। ऐसे ही बहुत सारा जो चार्ज है वो अंदर आ गया है, पहले डीपोलराइजेशन में थोड़ा सा चार्ज अंदर थोड़ा बढ़ गया, पॉजिटिव हो गया और बाहर नेगेटिव हो गया। अब यही जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बाहर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, और फिर ये आगे प्रोपगेट हो सकेगा। तो जो प्रोपगेट हो सकेगा वो क्या है, एक्शन पोटेंशियल। लार्ज चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल called action potential and membrane with the reverse potential is called depolarized membrane potential। depolarized state की क्या बात की थी, जिस टाइम पे अंदर जो है, अंदर का चार्ज चेंज हो गया पहले वाली कंडीशन से, रेस्टिंग वाली कंडीशन में जो चार्ज था उसमें चेंज आया, और यही चेंज अगर लगातार हो रहा है और लार्ज नंबर में हो रहा है, तो लार्ज चेंज को क्या कहेंगे, एक्शन पोटेंशियल। फिर क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल, ये नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएंगी। अब इसने आगे प्रोपगेट होना है, आगे कंडक्ट होना है पूरी लेंथ में एक्सॉन के, फिर दूसरे में ट्रांसमिट होना है। ठीक है, देन रीपोलराइजेशन, वापस से रीपोलराइज्ड भी होना ज़रूरी है। जैसे जैसे प्रोपगेट होगा आगे, पीछे वाला जो साइड है वो वापस से पहले जैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है तो अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज बढ़ता ही जा रहा है और बाहर नेगेटिव चार्ज ही चल रहा है।
ऐसा नहीं है, पहली वाली कंडीशन में इसको आना ज़रूरी है क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन करना ज़रूरी है। रेस्टिंग वाली कंडीशन में जैसे जैसे ये प्रोपगेट होगा, पूरी लेंथ मान लीजिए एक्सॉन की है, पहले यहाँ पे था जो इम्पल्स है या एक्शन पोटेंशियल है, उसके बाद ये यहाँ तक बढ़ गया, तो यहाँ वाला जो है, ये पीछे वाला जो है, ये वापस से पहले जैसा हो जाएगा। यहाँ से आगे जो होगा वो चेंजेस होंगे और इसके बाद पीछे से वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आता रहेगा। तो ये वापस से रेस्टिंग वाली कंडीशन में लाना कहलाता है रीपोलराइजेशन, इसलिए इसको रीपोलराइज्ड कहा गया है। पोलराइज था पहले, डीपोलराइज्ड हुआ, वापस से रीगेन किया पोलराइजेशन स्टेट को, तो इसको कहेंगे रीपोलराइजेशन। आफ्टर डीपोलराइजेशन द मेम्ब्रेन रिटर्न्स टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि पोलराइज्ड स्टेट में वो वापस आ जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीपोलराइजेशन। ठीक है, और एक लास्ट बच गया, अब लास्ट जो है वो है हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, जैसे हमने बहुत सारी चीज़ों में हाइपर नाम सुना होगा, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। हाइपर मतलब ज़्यादा, ज़्यादा कंसंट्रेशन, हाइपरटोनिक। या हाइपरथायरॉयडिज्म, ज़्यादा थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन। या हाइपरग्लाइसीमिया, ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी में होना। तो हाइपर का मतलब है ज़्यादा। तो हाइपर पोलराइजेशन, पोलराइज्ड कंडीशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मतलब पोलराइज कंडीशन में क्या था, बाहर पॉजिटिव चार्ज था, अंदर नेगेटिव चार्ज था। हाइपर पोलराइजेशन, बाहर पॉजिटिव चार्ज बहुत बढ़ गया है और अंदर नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़ गया है। तो ये कंडीशन, रेस्टिंग वाली कंडीशन, जो हमको सफिशिएंट लेवल चाहिए था, इक्विलिब्रियम चाहिए था, उससे ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये कंडीशन भी थोड़ी देर के लिए चलती है। मैकेनिज्म हम देखेंगे कि किसकी वजह से चलती है, लेकिन थोड़ी देर तक ये कंडीशन भी आती है हाइपर पोलराइजेशन की। तो ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है। हाइपर पोलराइजेशन, कंडीशन इन विच इनसाइड बिकम मोर नेगेटिव and outside become more positive than resting condition या polarized condition. This is or it is a increased membrane potential, more charges are separated। जैसे हमने देखा था कि जो membrane potential था वो क्या था, separation of charges। तो यहाँ पे बहुत सारा चार्ज क्या हो गया है, सेपरेट हो गया है, बहुत पॉजिटिव चार्ज बाहर, बहुत नेगेटिव चार्ज अंदर, और ये सेपरेट हो रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये सेपरेशन कहलाता है हाइपर पोलराइजेशन, मतलब हाइपर पोलराइज्ड वाली कंडीशन है, और इसे कहेंगे इंक्रीज्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसे डीपोलराइजेशन वाली कंडीशन को हमने कहा रिवर्स पोटेंशियल, रेस्टिंग वाली कंडीशन को कहा मतलब पोलराइज्ड वाली कंडीशन को कहा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइज वाली कंडीशन को कहा रिवर्स पोटेंशियल, और हाइपर पोलराइजेशन को कह रहे हैं इंक्रीज्ड पोटेंशियल। ठीक है, और रीपोलराइजेशन में वापस से रीगेन किया जाता है पोलराइज्ड वाली कंडीशन को। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ें हैं, ये सारे स्टेप्स आएंगे आगे जनरेशन में, कंडक्शन में, ट्रांसमिशन में इम्पल्सिस का। तो ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है। अब हमने ये समझ लिए हैं, तो आगे जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, वो है आयन चैनल्स। आयन चैनल्स का बहुत बड़ा रोल है नर्व इम्पल्सिस को जनरेट करने के लिए, और डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स होते हैं। हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी वोल्टेज गेटेड था, अभी लीकेज चैनल की बात हो रही है, कभी पंप की बात हो रही है, सोडियम पोटेशियम। तो पहले हम इसके बारे में, इनका क्लासिफिकेशन और इनके फंक्शन क्या हैं, ये सारी चीज़ें देख लेंगे। फिर उसके बाद जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो हमको आसानी होगी अगर हम किसी भी आयन चैनल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आयन चैनल्स पे होगा। थैंक यू सो मच।